नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बिहार की राजधानी पटना से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां पर पत्थर के बने गाजर हटाने के दौरान 3 बच्चे उसके नीचे दब गए। जेसीबी मशीन से गाजर हटाए जाने के दौरान ये हादसा हुआ और बाद में बेली रोड इलाके में हुए इस हादसे के बाद जेसीबी मशीन की मदद से ही तीनों बच्चों को बाहर निकाल करके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर तीनों बच्चों की मौत हो गई। और इस घटना को लेकर के गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। बताया जा रहा है कि जेसीबी मशीन के ड्राइवर से मारपीट भी की गई। और मुंबई के होटल में बीती रात भीषण आग लग गई है। होटल फॉर्च्यून में जिस पर यह आग लगी है, वहां पर करीब 25 रेजिडेंट डॉक्टर मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित हालांकि बाहर निकाल लिया गया है। अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार वहां पर जारी है। आग काफी भयानक, पाने की कोशिश वहां पर दमकल कर्मियों की तरफ से की जा रही है। तो मुंबई के होटल फॉर्च्यून में ये आग लगी है। इंद्रजीत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, क्या आग पर काबू पा लिया गया? दीपिका, एक अच्छी खबर यही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। देर रात ये आग लगी थी होटल फॉर्च्यून में, और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस होटल में जो कोविड पेशेंट का इलाज कर रहे हैं ऐसे रेसिडेंट डॉक्टर ठहरे हुए थे। 25 रेसिडेंट डॉक्टर जे हॉस्पिटल के वहां पे रहते थे और वहां पे आग लगी थी। देर रात तक सबको रेस्क्यू किया गया था और अभी सुबह तक सभी को निकाल लिया गया और सभी को जो वहां पे थोड़ी दूर पे ही ट्राइडेंट होटल है, 5 स्टार होटल है, वहां पे सभी को शिफ्ट किया गया है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो आग है वो शॉर्ट सर्किट से लगी थी। बताया जाता है कि पहले जो मीटर बॉक्स है उसमें आग लगी और धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में फैल गई। कुछ लोग ऐसे भी थे जो 4th फ्लोर पे टेरिस पे चले गए थे, तो उनको लेडर से निकाला गया। 5 लोगों को, ऐसे लोगों को निकाला गया और अभी जो फायर ब्रिगेड की तरफ से जानकारी आई है उसमें कोई खतरे की बात नहीं है। सभी को सेफली निकाल लिया गया है और सबको जो ट्राइडेंट होटल है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। इंद्रजीत, पुलिस क्या कह रही है? क्या इस पूरी घटनाक्रम में फॉर्च्यून होटल में जो आग लगी है उसके पीछे किसी की लापरवाही निकल के अब तक सामने आई क्या? बिल्कुल, फायर ब्रिगेड इस मामले की जांच करेगी। अभी तक इस मामले में ये नहीं पता चला है कि किसी की लापरवाही है या नहीं। चूंकि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है तो निश्चित तौर पे जो केबल वायरिंग है वो देखनी पड़ेगी कि किस तरह की वायरिंग थी। ये कहीं वायर लूज तो नहीं था या मीटर बॉक्स में आग कैसे लगी। ये सब घटनाओं की जांच पहले फायर ब्रिगेड करती है और फायर ब्रिगेड पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट देती है। उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि कहीं इसमें किसकी लापरवाही है, होटल की लापरवाही है या किसी और की लापरवाही है। ये सब बातें जांच के बाद पता चल पाएंगी। लेकिन अभी के लिए राहत की खबर यही है दीपिका कि सभी रेसिडेंट डॉक्टरों को निकाल लिया गया है। बिल्कुल इंद्रजीत, ये अच्छी बात है कि सभी डॉक्टर्स को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। लेकिन जहां पर ये आग लगी वो किस तरीके का इलाका है इंद्रजीत? क्या आसपास की जो जगह थी, जो बिल्डिंग्स थी, क्या उनको भी अफेक्ट पहुंचा? अगर वो पूरे इलाके की बात करें तो साउथ मुंबई का इलाका है, काफी सघन इलाका है, मेट्रो सिनेमा के आसपास आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो लेवल 2 की आग थी और चारों तरफ से जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं आग को फैलने में पहले ही काबू कर लिए थे और आग फैल नहीं पाई थी। सिर्फ इसी बिल्डिंग में जो फॉर्च्यून होटल है उसी में ये आग रह गई थी और इसलिए फायर ब्रिगेड को आसानी हुई सभी को निकालने में। और अभी फायर ब्रिगेड की तरफ से जो जानकारी आई है सभी को सेफ निकाला गया है और सभी को ट्राइडेंट होटल में शिफ्ट किया गया है। इसमें 25 रेसिडेंट डॉक्टर थे जे हॉस्पिटल के जो कोविड-19 का इलाज कर रहे थे और वहीं पर रह जाते थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंद्रजीत इस अहम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस आज स्पीक अप इंडिया नाम से ऑनलाइन कैंपेन शुरू करने जा रही है। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलने वाले इस अभियान में पार्टी के 50 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। अभियान के तहत सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर जनता की आवाज उठाई जाएगी। पार्टी के सभी बड़े नेता कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। अभियान के तहत आर्थिक बदहाली, MSMEs और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रवासी मजदूरों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। देश भर में फंसे मजदूरों की बदहाली का स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और इसके लिए आज तक का ही वक्त दिया गया था। अब सरकारों के जवाब पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी मजदूरों की दुर्दशा के मामले में कोर्ट में अपनी दलीलें रखने की अनुमति मांगी है। आज मजदूरों के मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट सुरजेवाला की याचिका पर भी विचार कर सकता है। और हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक ऑडियो वायरल होने के मामले में पार्टी पर उंगली उठाए जाने से आहत होकर इस्तीफा देने की बात कही। दरअसल पीपीई किट खरीद में हुए घोटाले से जुड़ी बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सामने आया था। अधिकारी की बातचीत का कथित ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद से स्वास्थ्य निदेशक को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और अब प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बिंदल के नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा ऐसा मानना है, इस प्रकरण की पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जांच किसी तरह से प्रभावित ना हो, इसलिए मैं अध्यक्ष होने के नाते अपना त्याग पत्र मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को प्रेषित कर रहा हूं। और चलिए अब बात करेंगे भीषण गर्मी की। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का सिलसिला लगातार जारी है। कल की अगर बात करें तो दिल्ली के पालम इलाके में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया। तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के कई इलाकों में तापमान जो है वो 50 डिग्री के पार चला गया। दिल्ली एनसीआर से लेकर के यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश सभी जगह गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों का जीना जो है वो मुहाल कर दिया। मौसम विभाग ने आज से लेकर के 30 मई तक आंधी बारिश का अनुमान जताया है, जिसके बाद तापमान में कमी आने से भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। चलिए रुक करेंगे, मेरे सहयोगी पवन मिश्रा जुड़ चुके हैं। पवन, क्या ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में गर्मी से थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिलेगी? बिल्कुल, ऐसा एक कोई अनुमान मौसम विभाग की तरफ से नहीं लगाया गया है कि कोई गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि बीती रात जो है जबरदस्त आंधी देखने को मिला दिल्ली एनसीआर में और आज दोपहर में भी आंधी आने की संभावना जताई जा रही है और हल्की बारिश भी होगी, तो इससे थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन आने वाले दिनों में 30 मई से लेकर के 3 जून के बीच और ज्यादा गर्मी पड़ेगी, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकारी संस्थान और प्राइवेट संस्थान दोनों खुल चुके हैं। 50% कर्मचारी को आने का आदेश यहाँ पर दिया गया है, जिस वजह से लोग सड़कों पर हैं और लू के थपेड़े लोगों को बराबर पड़ रहे हैं। और लेकिन जो रेडी लगाकर जो पानी बेचते थे, जूस बेचने वाले थे या फिर जो मटका विक्रेता है, उन्हें खासे परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके पास कोरोना वायरस की वजह से खरीदार नहीं पहुंच रहे हैं, ना ही कोई डर से जा रहा है आइसक्रीम खाना या फिर जूस पीने के लिए। हालांकि अनुमानतः ये जरूर लगाया जा रहा है कि 3 जून के बाद से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे दिल्ली एनसीआर में की जो हवा है थोड़ी अच्छी और नरम हो सकती है। इससे बचने के भी काफी उपाय बताए गए हैं। डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि बेवजह वो घर से बाहर ना निकले, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो घर से तो बाहर निकलेंगे ही, लेकिन उससे बचने के भी काफी प्रयास और बात कही जा रही है। दीपिका, पवन, मौसम विभाग क्या कह रहा है कि जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम कहां तक और कितना पहुंच सकता है और लोगों को किस तरह से सावधान रहने की जरूरत है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 मई से लेकर 3 जून के बीच जो है और ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है। ये अनुमानतः ये लगाया जा रहा है कि पारा जो है 48 डिग्री तक पहुंच सकता है और इससे बचने के साथ इसमें ये कहा जा रहा है कि गर्म पानी तो पीने के लिए पहले तो कहा ही गया है, साथ ही साथ हल्का जो है नींबू पानी पीने के लिए कहा जा रहा है कि नींबू पानी से थोड़ी राहत यहाँ मिल सकती है। क्योंकि अगर आप देखिए पिछले साल की अगर हम बात करें, इस तरह की गर्मी पड़ी थी और लगातार दिल्ली में डेंगू के मामले बढ़ गए थे, इससे सरकार को खासे परेशानी हुआ था और सरकार को एक कैंपेन भी चलाना पड़ा था कि घर में मच्छरों को पनपने ना दे। लेकिन आज जो है दोहरी मार है, यानी कोरोना वायरस के बीच में चिलचिलाती गर्मी और तपती हुई इस धूप और बेचैन करने वाली इस गर्मी से लोगों को बचाव भी इसमें करना है और खुद तो बचना ही है, अपने परिवार वालों को भी खास इसमें बचाव करना है। दीपिका,
बिल्कुल पवन, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी हम जानकारी लेंगे। तो उत्तर पश्चिमी भारत में टिड्डियों के जारी कहर को देखते हुए राजस्थान, पंजाब, गुजरात और एमपी के बाद यूपी में भी टिड्डियों को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। योगी सरकार ने प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में खास तौर पर सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। यूपी के 14 जिलों में टिड्डी को लेकर के प्रशासन को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। इन जिलों में झांसी, ललितपुर, आगरा, मथुरा, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, इटावा एवं कानपुर देहात शामिल हैं। प्रभावित राज्यों में 200 टिड्डी सर्कल कार्यालय काम कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अब तक ये टिड्डी जो दल है करोड़ों की फसल बर्बाद कर चुका है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर के बाद अब डीएम ने लोनी बॉर्डर को भी सील करने का आदेश दिया है, जिसके बाद रात 12 बजे से लोनी बॉर्डर को सील कर दिया गया। जो लोग लोनी से गाजियाबाद या फिर नोएडा की तरफ कामकाज को लेकर के जाते हैं, उन्हें वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से ही काम करने के लिए कहा गया है। और यूपी में कोरोना के अब तक 6,991 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 182 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर राज्य में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 167 लोग ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किए गए। पूरे सूबे में अब तक 3,991 मरीज ठीक होकर के डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक तरफ महाराष्ट्र में कोरोना के मामले रुक नहीं रहे हैं, लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र के ही नागपुर से कोरोना काल में एक अच्छी खबर भी आई है। यहां पर कोरोना के 426 मरीज थे, जिसमें से 356 मरीज ठीक होकर के अपने घर को जा चुके हैं। करीब 60 मरीज हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है, और इसका कारण है कि यहाँ पर लोग कोरोना से बचाव का हर उपाय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं, और शायद इसी वजह से लोग वहां पर जो आंकड़े हैं वो कम भी हो रहे हैं और मरीज ठीक भी हो रहे हैं, जो इस दौरान बहुत जरूरी है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 57,000 के करीब पहुंच चुका है। कि उन्होंने हमको काफी कोऑपरेट किया, काफी हमको हेल्प किया। इसके बाद यहाँ पे प्रशासन के जितने अंग हैं, चाहे एनएमसी हो, मेडिकल हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो और पुलिस हो, इन सब ने मिल के काम किया, और सब ने मिल के काम किया है, टीम के रूप में काम किया है। इसीलिए हम इसको रोकने में सक्षम हैं। इसके साथ साथ हमारे पत्रकार भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान है, हमारी बातों को पब्लिक तक पहुंचाने का, या हमने जो कुछ काम किया उसको पॉजिटिव देने का। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट्स है, जिसके कारण हम यहाँ पे इसको रोकने में सफल हो पाए। सर आज तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र देश का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य है। पिछले 24 घंटे में यहां पर 2,190 नए मामले सामने आए। वहीं 105 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसके बाद राज्य में कोरोना मामलों की जो संख्या है वो बढ़कर के 56,948 हो गई। तो अब तक 1,897 लोगों जान अपनी गंवा चुके हैं। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना के केस मुंबई में हैं। यहां पर कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 34,018 हो चुकी है, और 24 घंटे में 32 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। लेकिन इन सब के बीच अब तक राज्य में 17,918 लोग ठीक होकर के डिस्चार्ज भी हुए हैं।